प्रजा में एक भी स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चा नहीं था जो कि दयालु दानवीर अहिंसा प्रेमी राजा छत्रपाल के सुशासन में खुश न हो। इसलिए जब उनकी रानी की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है और अपनी रानी से जुदाई के बाद उन्हें भी हृदय रोग हो जाता है, तो उनके राज्य की पूरी प्रजा उनकी सेहत के लिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करती है। राजवैद्य जब उनके हृदय रोग से हार मानकर राज दरबार में कहते हैं कि अब महाराज का हृदय रोग से बचना असंभव है, तो उसी रात राजा छत्रपाल की 17 वर्ष की इकलौती पुत्री मीनाक्षी की वृद्ध दाई माँ राजकुमारी मीनाक्षी के पास जाकर कहती है कि महाराज का हृदय रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर महाराज को पारिजात वृक्ष के फूलों का रस निकालकर नियमित वह रस का सेवन कराया जाए। अपनी दाई माँ की यह बात सुनकर राजकुमारी मीनाक्षी के पिता की जान बचाने की उम्मीद जाग जाती है और वह उसी समय राज्य के प्रमुख मंत्री सुमंत को आदेश देती है कि पारिजात वृक्ष के फूल कहीं से भी ढूंढकर लाएं। राजकुमारी मीनाक्षी खुद पारिजात के वृक्ष के से अनजान थी, इसलिए राजकुमारी मीनाक्षी सारी जानकारी अपनी दाई माँ से बता लेती है। दाई माँ राजकुमारी मीनाक्षी को बताती है कि हजारों साल पहले एक राजकुमारी को भगवान सूर्य से प्रेम हो गया था। उस राजकुमारी का नाम पारिजात था और वह बहुत कोशिश करने के बाद जब सूर्य भगवान ने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया था, तो प्रेम में तड़प कर उस पारिजात नाम के राजकुमारी की जान चली गई थी और पारिजात राजकुमारी की जहाँ समाधि बनाई गई थी वह स्वयं एक पेड़ उग आया था और धीरे धीरे पारिजात राजकुमारी के नाम पर उस पेड़ का नाम पारिजात पड़ गया था, क्योंकि वह पेड़ सूर्य को देखकर खिल उठता था और रात को सूर्य डूबने के बाद मुरझा जाता था। रात को वह पेड़ ऐसा लगता था कि जैसे वह रो रहा है। दाई माँ की बात सुनने के बाद राजकुमारी मीनाक्षी की पारिजात वृक्ष के विषय में जानने की और उत्सुकता बढ़ जाती है। वह इसलिए रात को ही वह पेड़ ऐसा लगता था कि जैसे वह रो रहा है। दाई माँ की बात सुनने के बाद राजकुमारी मीनाक्षी की पारिजात वृक्ष के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वह इसलिए रात को ही दाई माँ को अपने शाही बगीचे में ले जाती है। पारिजात वृक्ष की पूरी जानकारी लेने के लिए और शाही बगीचे में झूले पर बैठकर पारिजात वृक्ष के विषय में दाई माँ से संपूर्ण जानकारी लेती है। इस बार दाई माँ ने राजकुमारी मीनाक्षी को बताती है कि हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसका जब समुद्र मंथन हुआ था, इसे इंद्र ने स्वर्ग ले जाकर अपनी वाटिका में रोप दिया था। फिर राजकुमारी मीनाक्षी दाई माँ से पूछती है कि दाई माँ पारिजात का वृक्ष धरती पर कैसे आया, तो दाई माँ राजकुमारी मीनाक्षी को फिर से बताती है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर लगाया गया था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां से इंद्र ने उन्हें पारिजात वृक्ष का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात वृक्ष के पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई हैं। यह बात जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला और इस वृक्ष को इस प्रकार लगाया कि वह सत्यभामा की खिड़की के पास से स्थित था, लेकिन उसके फूल देवी रुक्मणी के परिसर पर गिरते थे। इसलिए वह दाई माँ राजकुमारी मीनाक्षी को बताती हैं कि पारिजात वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती की पूजा में फूल उपलब्ध कराने के लिए इसे धरती पर लाया गया था।
पांडवों की माता कुंती और उनकी भाभी के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि प्रमुख शिव मंदिर में पहले कौन जल अर्पण करेगा। अनंत यह निर्णय लिया गया कि जो भगवान शिव को स्वर्ग पुष्प चढ़ाएगा उसे ही यह अधिकार मिलेगा। कुंती को स्वर्ग में स्थित एक पौराणिक वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती थी, जो उसके फूल सुखाने पर वृक्ष स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के विषय में सुनते सुनते राजकुमारी मीनाक्षी वैसे ही पारिजात के पेड़ से प्रेम जाल में फंसने लगी थी, जैसे राजकुमारी पारिजात सूर्य भगवान के प्रेम में जाल में फंसी हुई थी। उसका मन में प्रेम भावना आने का दूसरा कारण यह था कि वह शाही बगीचे में तरह तरह के फूलों की खुशबू के ऊपर से खूबसूरत चांदनी रात और राजकुमारी का यौवन दोबारा फिर दाई माँ राजकुमारी मीनाक्षी को बताती है कि इसके फूल अत्यधिक सुगंधित, छोटे पंखुड़ियों वाले और सफ़ेद रंग के होते हैं। फूल के बीच ये चमकीला नारंगी रंग होता है। इसके सामान्य नाम है कि हर श्रृंगार दुखों का पेड़, जैस्मिन रात की रात और इसके लाभ चिर यौवन। इसकी सुगंधित से तनाव कम होता है और मस्तिष्क को शांति मिलती है, और यह फूल जिसके घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है, और इसके फूल हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। माँ लक्ष्मी को पराजित वृक्ष के फूल बहुत प्रिय हैं। कमल के फूल के साथ पारिजात वृक्ष के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। गणपति बप्पा को भी पारिजात के फूल चढ़ाए जाते हैं। पारिजात वृक्ष के और फूलों के विषय में बताते बताते वृद्ध दाई माँ थक जाती हैं, लेकिन राजकुमारी मीनाक्षी के व्यवहार से दाई माँ को ऐसा लगने लगा है कि राजकुमारी मीनाक्षी पूरे जीवन पारिजात के वृक्ष की बातें सुनते सुनते थक नहीं, क्योंकि पारिजात के वृक्ष का नाम आते ही राजकुमारी मीनाक्षी के चेहरे पर एक अनोखी रौनक छा जाती थी। बेचारी बूढ़ी माँ नहीं समझ पा रही थी कि राजकुमारी मीनाक्षी पारिजात के पेड़ के प्रेम की दीवानी है और जल्द से जल्द अपने प्रेमी पारिजात के पेड़ से मिलना चाहती थी। इसलिए उसी समय राजकुमारी मीनाक्षी अपनी सबसे करीबी दासी को आदेश देती हैं कि वह इसी समय प्रमुख मंत्री सुमंत को कहें कि मैं उनके साथ पारिजात के फूल लेने जाऊंगी और अपने शाही बगीचे में पारिजात का पेड़ लगाने के लिए पारिजात का पौधा लाऊंगी। महाराज अपने प्रमुख मंत्री सुमंत को आदेश देते हैं। राजकुमारी मीनाक्षी की इच्छा पूरी करने के लिए पारिजात के पौधे को अपने महल के शाही बगीचे में लगवा देते हैं। पारिजात के पौधे को शाही बगीचे में इस तरह से लगवाया गया कि वह राजकुमारी मीनाक्षी के कमरे के रोशनदान से साफ दिखाई दे। शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं। भोर के समय पारिजात के फूल खिले हुए थे। राजकुमारी मीनाक्षी स्नान करके 1 वर्ष के इंतजार के बाद अपने प्रेमी पारिजात के वृक्ष और फूल से मिलने की तैयारी कर रही थी, और उसी समय राजकुमारी मीनाक्षी की अपने कमरे के रोशनदान से नजर आती हैं कि एक युवक पारिजात के वृक्ष और फूलों से कुछ छेड़खानी कर रहा है। राजकुमारी मीनाक्षी उसी समय तुरंत अपने सैनिक को उस युवक को गिरफ्तार करने का हुक्म देती हैं और सैनिक से कहती हैं कि उसे बेरहमी से कोड़े मारते हुए मेरे पास लाओ। सैनिक राजकुमारी के सामने उस युवक को कोड़े मारने के बाद पेश करते हैं। जब सैनिक उस नवयुवक को कोड़े मार रहे थे तो राजकुमारी मीनाक्षी अपने कमरे के रोशनदान से उसे कोड़े लगते हुए देख रही थी। वह युवक शाही बगीचे का नया माली था। देखने में वह युवक किसी राजकुमार से कम दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी मीनाक्षी को पारिजात के वृक्ष और फूलों की देखभाल के लिए वह युवक बहुत पसंद आ जाता है। इसलिए राजकुमारी मीनाक्षी उस युवक को से क्षमा मांगकर उसे शाही बगीचे का नया माली नियुक्त कर देती हैं। राजकुमारी उसे फटे पुराने वस्त्रों को देखकर और ये बेगुनाह को सजा का पश्चाताप करने के लिए बहाने से 10 सोने की मोहरें देती हैं और उस युवक से कहती है कि इन मोहरों से अपने नए वस्त्र खरीद लेना, और यह कहने के बाद उसका नाम पूछती है। तो वह माधव नाम का युवक सोच रहा था कि
राजकुमारी मीनाक्षी या तो पागल हैं या अपने पिता जैसी दानवी रहमदिल हैं, जो वस्त्र खरीदने के लिए 10 सोने की मोहरें दे रही हैं। और राजकुमारी मीनाक्षी उस युवक का नाम माधव से बदलकर पारिजात रख देती हैं। माधव अपने मन ही मन बहुत हंसता है कि बेवकूफ़ राजकुमारी पारिजात के वृक्ष की प्रेमिका हैं, और घर जाकर अपनी छोटी बहन को राजकुमारी मीनाक्षी का सारा किस्सा सुना देता है। बहुत मग्न होता है। राजकुमारी मीनाक्षी से रोज़ मिलने और बातें करने में माधव धीरे धीरे राजकुमारी मीनाक्षी के रंग रूप मधुर वाणी का दीवाना होने लगा था। और एक दिन उसके द्वारा पारिजात वृक्ष के फूलों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने की वजह से राजकुमारी मीनाक्षी उसे दोनों हाथों की हथेली को प्यार से चूमती हैं। और हाथों के चुंबन के बाद माधव राजकुमारी मीनाक्षी के प्रेम में पूरी तरह दीवाना हो जाता है। माधव के हाथों की हथेली के चुंबन के बाद राजकुमारी को ऐसा महसूस होता है कि पारिजात का पेड़ स्वयं माधव के रूप में उस प्रेमी राजकुमारी यानी कि मुझसे मिलने मेरे पास आया है। उस दिन राजकुमारी मीनाक्षी के साथ सच्चा प्रेम होने के बाद माधव को राजकुमारी मीनाक्षी और पारिजात वृक्ष के फूलों की तरह राजकुमारी के सच्चे प्रेम का एहसास हो जाता है। उसे पता था कि मैं अगर अपने सच्चे और पवित्र प्रेम का इजहार राजकुमारी मीनाक्षी के सामने रख दूंगा तो वह भी किसी की प्रेमिका है, इसलिए वह मेरे सच्चे प्रेम की कदर नहीं करेंगी। और उसका मन का यह विश्वास सच साबित होता है। राजकुमारी मीनाक्षी को पारिजात के वृक्ष और फूलों से जुड़ी हर एक चीज़ से प्रेम था, क्योंकि पारिजात वृक्ष के फूलों की वजह से उसके पिता महाराज का हृदय रोग बिल्कुल सही हो गया था। और राजकुमारी मीनाक्षी का पारिजात राजकुमारी जैसा पारिजात पेड़ से सच्चा प्रेम था, इसलिए राजकुमारी मीनाक्षी को माधव पारिजात वृक्ष का मानव रूप महसूस होता है। और दोनों के प्रेम की चर्चा महाराज तक पहुंच जाती है। राजा छत्रपाल राजकुमारी मीनाक्षी और माधव को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर देते हैं। राजकुमारी मीनाक्षी और माधव की अंतिम इच्छा की थी तो हम दोनों को एक साथ पारिजात वृक्ष पर फांसी पर लटकाया जाए, और फांसी देने से पहले हम दोनों के गले में पारिजात वृक्ष के फूलों की माला पहनाई जाए। दोनों की इच्छा के अनुसार जैसे ही फांसी दी जाती है तो वहाँ एक देवता तुल्य युवक न जाने कहाँ से प्रकट हो जाता है और जल्लाद को फांसी देने से रोक देता है। उस देवता तुल्य युवक के व्यक्ति और वाणी से प्रभावित होकर राजा छत्रपाल भी कुछ समय के लिए फांसी रोकने का आदेश दे देते हैं। वह युवक महाराज और सभी सभागणों नागरिकों को प्रणाम करने के बाद कहता है कि दुष्ट मानव का धर्म होता है दुष्टता फैलाना। उसकी दुष्टता के कारण धरती पर सभी जीव जंतु प्रकृति को दुख और कष्ट ही मिलता है, और धर्मी मनुष्य सबकी सुख की कामना करता है। अर्थ यह है कि पारिजात के वृक्ष और उसके फूलों ने अपने गुणों से धरती पर हमें आनंद सुख ही दिया है, हमें कुछ भी लिया नहीं है। राजकुमारी मीनाक्षी ने उसके गुण की कदर की है और उससे जुड़ी हर एक चीज़ से पवित्र सच्चा प्रेम किया है, तो इसमें गलत क्या किया। प्रेम का तो बीज धरती पर रहने वाले जीव के मन में परमात्मा से बोया जाता है। यह सब कहकर वह युवक भीड़ में कहीं अदृश्य हो जाता है। भी मंत्री नागरिक पर उसकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और महाराज को खुद पारिजात के फूलों के गुणों का महत्व पता था, क्योंकि पारिजात के फूलों के रसों के सेवन से उनका हृदय रोग ठीक हुआ था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर महाराजा छत्रपाल माधव माली को 5 गांव दान देकर राजकुमारी मीनाक्षी से उसका खुशी से विवाह करवा देते हैं। पड़ोसी राज्यों में भी महाराज के इस फैसले का स्वागत होता है, और एक चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी कि स्वयं पारिजात के पेड़ ने राजा छत्रपाल की राज्यसभा में आकर राजकुमारी मीनाक्षी का
और माधव को मिलाया। सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।